नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकरविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं मेहमान, उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त जी दंडी स्वामी संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संरक्षक भी हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के महान वकील साहब एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी, जो हाईकोर्ट के वकील हैं और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी अच्छे वकील साहब हैं। तो आप सबका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और आज का जो विषय है वो है 3 नए आपराधिक कानून जो आए हुए हैं। बेसिकली आज से सारे कानून लागू हो गए हैं। आज 1 जुलाई है और भी कई कानून लागू हुए हैं। तो वापस में सारी संचितना में आप तो ब्रजेश जी आप बताएंगे। सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कल्याण जी से। कल्याण जी, क्या ये जो 3 कानून या जो कानून आज से लागू हो रहे हैं, ये जनता के हित में है कि अनित में है? कल्याण जी। नमस्कार आचार्य जी को और जी जी। देखिए, कानून जनता के हित में बनाए गए हैं। कानूनों के बनाने की प्रक्रिया जो हुई है वो जनता से राय लेकर नहीं बनाई गई है। अभी इसमें और कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें लोगों को परेशानी होगी कि इन्होंने जो देशद्रोह कानून को, जो पहले राजद्रोह कानून था, उसको देशद्रोह में कन्वर्ट कर दिया है। और देशद्रोह ऐसा कानून है जिसमें है कि आदमी को 6 महीने तक जेल नहीं हो सकती, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। देशद्रोह कानून वो था, राजद्रोह कानून वो था जिसमें है कि राज्य की सरकारें जो निर्णय लेती थी, वो नए नियम बनाती थी, गलत काम करती थी, उसका पब्लिक प्रोटेस्ट करती थी। आप जैसे विरोधाभास करते हैं, आप धरना देते हैं, करते हैं, डेलीगेट लेकर जाते हैं, तो वो नियम जो था वो एक राजद्रोह का नियम था। तो राज्य के खिलाफ होता था। यदि राज्य सरकार कोई जनता के अहित का कोई नियम बनाती या जनता पे कुछ थोपने का काम करती या कुछ गलत काम करती तो जनता उससे विरोध करती थी। मगर अब उसको इन्होंने जो है राजद्रोह के बजाय देशद्रोह कर दिया है। देशद्रोह का मतलब होता है कि देश के साथ भी देश के साथ गलत करना। मजबूरी बस ये है कि अगर गवर्नमेंट अगर गलत काम भी कर रही है तो हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, और अगर विरोध करेंगे तो हम चीजें जीत जाएंगे। तो कानून जो बनाया है इसमें संशोधन की आवश्यकता है। और ये कानून उस वक्त बना था जब पार्लियामेंट में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कल्याण जी, जब ये कानून बन रहे थे तब तो सारे नेता जो इंडिया गठबंधन के थे वो तो विरोध कर रहे थे और उनको तो होश ही नहीं था कि वो वॉकआउट कर रहे थे सदन से। अब जब कानून बन गया, अब लागू होने वाला है, तो ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि ये कानून ना लागू किया जाए। उसका रीजन ये है कि टीएमसी के सारे नेता भ्रष्ट हैं और टीएमसी के सारे नेता भ्रष्ट होने के कारण टीएमसी के सारे नेता फंसे जा रहे हैं इस कानून में, क्योंकि कानून बनाना सख्त बहुत जरूरी था। अब जब कानून सिर पे आ गया है, आज से लागू हो रहा है, तो 2 दिन पहले ममता बनर्जी जागती हैं। तो ऐसा क्या है? हाँ बोलिए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, कानून जब बना था 2021 में बना है कानून, और 2021 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उस वक्त ये कानून जो अमेंडमेंट किया गया था, तो लाया गया था, विपक्ष को बिल्कुल कमजोर था और विपक्ष को इस तरह का हैरेसमेंट कर रखा था कि विपक्ष ने इसको वॉकआउट कर रखा था। तो विपक्ष को रजामंदी नहीं ली गई, सलाह नहीं किया गया, तो कानून थोप दिया गया है। इसलिए इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। आज आप कह रहे हैं कि टीएमसी के सारे कार्यकर्ता फंसेंगे या नेता फंसेंगे, उसमें बीजेपी के भी फंस सकते हैं, कांग्रेस के भी फंस सकते हैं, एक जनरल आदमी भी फंस सकता है। कल्याण जी, जो भी भ्रष्ट नेता है या अभिनेता है या पब्लिक है, वो सब इसके दायरे में आएंगे। नहीं, लेकिन टीएमसी के सारे आ रहे हैं नेता।
इससे भ्रष्ट से कोई मतलब नहीं है। ये देशद्रोह का कानून ऐसा कानून है कि इसमें अगर किसी के खिलाफ गवर्नमेंट ने एफआईआर दर्ज कर दी कि ये आदमी देशद्रोह का काम कर रहा है तो वो आदमी अंदर चले जाएगा। तो देशद्रोह का कानून जो पहले राजद्रोह का कानून था, उसके कहते जी थे राजकार्य में सौदा डालने वाला कानून, उसको इन्होंने देशद्रोह में कन्वर्ट कर दिया। यही एक देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें आप किसी से भी अपनी दुश्मनी कर सकते हो। आप कहीं से भी आप 0 एफआईआर पे एफआईआर लगा सकते हो। उसमें आप 3 दिन बाद जाके उसको वापस करोगे। अगर 3 दिन में किसी नेता ने एफआईआर दर्ज करवा दी और 3 दिन में पुलिस ने आपको रिमांड पे लेके जो गलत है उसके साबित कर दिया, आज में दस्तखत करवा लिए या आपको पकड़ के, इससे बहुत सारी चीजें हैं कि ठीक है इससे अभी जो है चल रहा है वो तो चल रहा है, आज से लागू भी हो गए। अब उसके परिणाम तो बाद में पता लगेंगे। और हमारे देश में वकील साहब बैठे हैं तो हो सकता है वकील साहब इसको पढ़ने में ज्यादा पता चले कि अच्छे हैं या बुरे हैं। बाकी मेरी नजर में ये कानून बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, इनमें अभी और आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसको खड़ा करने जी की जरूरत है क्योंकि जी ये कानून आगे जाकर जनता के लिए बहुत दुखदायी होंगे। ठीक है कल्याण जी। कल्याण जी ठीक है, आपने बोला, आपसे हम बाद में भी और राय ले लेंगे। हमारे वकील साहब भी बैठे हुए हैं, वकील साहब से हम लास्ट में पूछेंगे। पहले हम ब्रह्मदत्त जी से पूछ रहे हैं। दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त जी आप ये बताएं कि ये जो कानून आ रहे हैं इस समय जो आज से लागू हो गए हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी दंडी स्वामी जी। जी कानून जी जी कानून जी बोले। जो आए हैं या कानून जी मेरी आवाज आ रही है, आप बोले बोले, आप बोले। आवाज आ रही है जी? आ रही है, आप जी, बोले। कानून का विषय है जी। कानून में जो परिवर्तन हुआ है या परिवर्तन आज किया जा रहा है, या कोई बात को, कोई विचार को, या कोई समस्याएं होती है या किसी प्रकार की कोई बातें ऐसी हो जाती है कि जिसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। कोई न्यायालय और पंचायत में भी कुछ ऐसे ऐसे सुझाव होते हैं कि जो बदलने पड़ जाते हैं। जी जी तो जब हमारे देश में राजतंत्र था तो राजतंत्र राजाओं की रियासत होती थी, और ये राजाओं के समय काल में कुछ अंग्रेजों ने और राजाओं ने मिल करके ये सब बनाया था। जो कटुकार राजा थे वो भी सम्मिलित हो गए थे उनसे, और उन्होंने एक होशियारी ये चली कि यहाँ पर जो भी है कि भारत देश को कमजोर करने वाले और भारत देश के साथ दगा करने वाले ऐसी कुछ धाराएं बनाई थी कि जिससे चोर चकार और जेब कतरे बच जाए। भ्रष्टाचारी अपना आराम से लूटपाट करके अपनी जेब भर सके, वो धाराएं ऐसी जी थी। जी लेकिन जनता कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आज लोकतंत्र है, और लोकतंत्र संविधान में उसको कहते हैं कि जिसमें पब्लिक का जो है, पब्लिक उनको जो है इसी तरह से आज पब्लिक फैसला करती है। जी तो इसलिए जहां पब्लिक का अब तो जो है पब्लिक ही जो है न्याय करती है। न्याय करने का जो पूरा हक जो अधिकार है वो उन लोगों को है। और इसलिए ये हम नहीं कहते कि भीड़ तंत्र में कोई काम ना हो, कि भाई ज्यादा भीड़ हो गई तो वो जीत हो गई, कम संख्या है तो हार हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। या न्याय में ऐसा नहीं चलता है, न्यायालय में ऐसा भीड़ तंत्र नहीं होता है। जी जी न्यायालय का मतलब होता है सत्य का अनुसरण करना। सत्य जहां होगा उस कार्य की विजय होती है, और असत्य और झूठे गवाह तैयार करना, झूठे अफवाह उड़ाना, इसमें सभी कई तंत्रों का मेल होता है आपस में। मीडिया का भी इसमें मेल होता है। और पहले क्या होता था कि यूट्यूब या ब्लूटूथ या उस पर या चैनल वाले कुछ ले दे के अपना मिलके और ऐसे अफवाहें उड़ा देते थे, सनातन को बदनाम करने के लिए ऐसे कार्य भी कर लेते थे। हम तो ये कहते हैं कि ये कानून बना है, जो बदलाव हुआ है इसमें इसलिए हुआ है
कि जो देश की जनता का पैसा खाए, जो देश के साथ धक्का करे, जो प्रजा का अधिकार को है इस तरह से उसका शोषण करे, तो वो भी देशद्रोही है। क्योंकि देश तो प्रजा से बनता है, जनता से जी। बनता है, नहीं तो फिर जंगल है। अगर प्रजा नहीं तो जंगल है। तो इसलिए जी, जी। जैसे अभी कई बार कुछ नेता भी कह लेते हैं कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। जंगल राज इसलिए जी, कहा जी। जाता है कि वो जनता का जहां ध्यान न हो, केवल नेता को अपनी जेब का ध्यान हो, मेरा और मैं का, रिश्तेदारों का, भाई बंधुत्व का और अगल बगल वाले का, क्यों, जहां से उनका कार्य स्वयं का व्यक्तिगत सिद्ध होता था वहीं तक वो सीमित रहते हैं, वो भी देशद्रोही है। जी, जी। क्योंकि सार्वजनिक कार्य के लिए सभी ने उनको वहां पर बैठाया। किसी ने वोट दिया जी, जी। होगा, किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन प्रजा तो भारत की है। और भारत के जी। व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार का कोई दगा करता है तो वो उसका नाम है देशद्रोह। देशद्रोह का मतलब यही होता है कि अपनी प्रजा को धोखा न दे। जो राजा जी, प्रजा जी। को धोखा देता है वो भ्रष्ट राजा, वही अत्याचार और पाप, धर्म और अधर्म इसी को कहते हैं। जो राजा अत्याचार करते जी, थे, जी। मुगलों से जी, मिल जी। जाते थे, लुटेरों से मिल जाते थे, जी। अपने देश की गुप्त बातें सब उनको बता देते थे। इसीलिए तो वो लोग बार जी, बार जी। आक्रमण कर रहे थे भारत पर। और उन्हीं जैसे जी, जी। लोगों के बनाए हुए कानून थे ये बदलना बड़ा अनिवार्य था। आगे जी, जी। आपकी जो भी है आप अपना विषय बताएं। जी, जी। अब हमारे साथ जो है, आज हमारे साथ विस्तार में जानने के लिए, बताने के लिए एडवोकेट ब्रजेश जी आए हुए हैं। तो एडवोकेट ब्रजेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 140 करोड़ जनता को बताएं कि ये जो कानून आया है, ये कानून बेसिकली है क्या, और इसमें प्लस पॉइंट क्या है। माइनस तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है तो ये प्लस पॉइंट तो होगा ही इसमें। तो आप बताएं इन कानून के फायदे क्या हैं, विस्तार से बताएं आप। जी ब्रजेश बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पुनः सादर प्रणाम। इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। और आपने बहुत अच्छा विषय चुना है आज। थोड़ा सा आगे आगे बोलें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हाँ बोलिए बोलिए। चैनल के माध्यम से समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सर को, आपको चैनल को भी बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा विषय चुना कि आज 1 जुलाई 2023 और आज से हमारे नए आपराधिक कानून संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुए हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में नए कानून तो थे, 30 जून तक भी कानून थे, तो लेकिन आज भी 1 जुलाई से जो लागू हुए हैं। भारत की संसद में आजाद भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र कानून है, स्वतंत्र सोच के साथ। आपको मैं सबसे पुराना कानून बता देता हूँ पहले तो, जिसको डिक्लेयर किया है वो था इंडियन पिनल कोड, जिसको हमारी भारतीय न्याय संहिता ने किया है, भारतीय न्याय संहिता से बदला गया है। ये कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे और अंग्रेजों ने कानून को अर्थात संहिताबद्ध किया था, सेक्शन 22 बनाया था। 1833 में इंडियन पेनल लॉर्ड मैकाले ने संशोधन के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बना था, उसका लॉ कमीशन। और उसके बाद में 1857-58 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव गया था। 1860 से हमारे यहाँ पर अब इस शब्द का ही बता देता हूँ। पहली बार कानून में पहली बात तो क्या है कि हमारा जो है आत्मनिर्भर, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो स्वाद हो, चाहे हमारे खानपान हो, चाहे हमारी हो, चाहे हमारी व्यवस्थाएं हो, चाहे हमारी। तो पहली बात तो जो कानून है उसको भारतीय जैसे आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि हमारे दो भाषाओं में कानून बनते हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश। हिंदी में जब बनता है उसका शीर्षक हिंदी का, और अंग्रेजी में जो बनता है उसकी जो भाषा रूपांतरण अंग्रेजी होता है उसमें उसका शीर्षक अंग्रेजी में होता है। तो अब यहाँ पर कॉमन शीर्षक है एक भी। पहली बात तो
ये बदलाव जी। भारतीय न्याय संहिता, हिंदी में भी भारतीय न्याय संहिता है और इसके स्थान पे भारतीय न्याय संहिता ही लिखा है। इंडियन जस्टिस सिस्टम या इंडियन जस्टिस कोड नहीं है। तो पहला बदलाव भारतीय न्याय संहिता। दूसरा, इंडियन आपका इंडियन पेनल कोड का भारतीय न्याय संहिता है। दूसरा कानून है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। शब्द को देखो सर आप, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हिंदी में भी वही चीज है और अंग्रेजी में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही लिखा है। जब पुराना कानून जो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी बोलते थे उसको हम इंग्लिश में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हिंदी में इसको दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। क्या बदलाव? जी। दूसरा बदलाव, दंड प्रक्रिया संहिता के अर्थात दंड पर बल था, न्याय पर बल नहीं था। जी। इसमें न्याय संहिता है ना कि दंड संहिता। तो एक तो बदलाव ये, तो बताता हूँ आपको बदलाव दिए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में व्यवस्था दी गई है कि हालांकि सर एफआईआर तो मैं यहाँ से बैठ के जो पुराने कानून थे उनसे भी हम कर सकते थे, लेकिन अब जो व्यवस्था दी गई है वो इलेक्ट्रॉनिक पर बल दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर बल दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं एफआईआर, एविडेंस, इंक्वायरी, साथ जो हर काम इलेक्ट्रॉनिक होगा। होगा तो भारतीय संविधान में कब तक खोज होगा तो ये उनको निर्भर करता है, जी। पर जी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कितना हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, कितनी पारदर्शिता आती है, इसके हम सभी साक्षी हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक होगा तो इसका अर्थ है कि जवाबदेही बढ़ेगी। आपके पास आपके कंप्लेन कागज मेरी तरफ से तो फाड़ के कस्टडी डाल दिया कौन, लेकिन आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई सूचना भेजी, कोई कंप्लेन भेजी, कोई सुझाव भी भेजा है तो उसको ऑन रिकॉर्ड देना अधिकारी का एक कर्तव्य बन जाएगा और जिससे बाध्य हो जाएगा कदम उठाने के लिए। एक बदलाव सबसे बड़ा यह है कि कानूनों से पारदर्शिता आएगी। जहाँ पारदर्शिता होती है वहाँ जवाबदेही जी। सुनिश्चित होता है। तो उसमें क्या है, नए कानून में 60 दिन में आपको चार्जशीट कंप्लीट करनी होगी, अर्थात आज गिरफ्तार हो गए तो 60 दिन के अंदर अंदर आपके आरोप जो है आरोप पत्र और करने के बाद में 1 महीने के अंदर वो कोर्ट दाखिल करने के 1 महीने के बाद आपका इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी, हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब कोई केस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जजमेंट देने के 7 दिन के अंदर आपको जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। अर्थात आपको बोल रहा हूँ ना, समय सीमा कोई जवाबदेही से, इसका अर्थ है इसमें थोड़ा समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब मैं एक बात को अभी जो वर्तमान कानून था 30 जून तक, उसमें कुछ ऐसी धाराएं थी जो आज तक काम में नहीं आई, परंतु वो पार्ट थी ना। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि एक नॉर्मल बात क्या परिवर्तन ब्रजेश जी, का नियम होता है। ब्रजेश जी 1 मिनट में आपको, ब्रजेश जी 1 मिनट में आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट रोक रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहले कहते थे ना कि हम आपका जो जजमेंट है उसको हमने रोक के रखा हुआ है, अब मैं उसको बाद में पब्लिश करूंगा, तो 3-3 साल तक वो जजमेंट आते नहीं थे। तो इसमें क्या कानून में चेंज किया गया? क्या जजमेंट आएगा और कब तक आएगा, उसका एक टाइम निर्धारित है? इसमें ये किया गया है कि सर जिस दिन आपका ऑर्डर हो जाता है उसके 7 दिन के अंदर आपको जजमेंट मिल जाएगा, लिखित है। तो आप जजमेंट अभी आप रोक नहीं सकते हैं, जजमेंट आप रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब उसके बात आती है नॉर्मल हमारे जैसे कोई 2 कारण होते हैं सर। एक तो सर परिवर्तन संसार का नियम है, ये बहुत पहले हमारी लिखा हुआ है। परिवर्तन संसार के नियम यूनिवर्सल ट्रुथ की क्या तरीके से आप पानी पीते थे,
जहाँ से पानी आता था आज से 20 साल पहले, आज आप कैसे पीते हैं? आज सबमर्सिबल से पानी आता है, और कुएं से पानी आता था। तो तक तो है ही, कानून भी समय की मांग थी, समाज रखना चाहिए। और अब क्या है, अच्छा, टेक्नोलॉजी बदली है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बदले हैं, कार्य करने के तरीके बदले हैं। दूसरा, इसमें एक आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। पहली बार इस कानून में आतंकवाद की परिभाषा स्पष्ट तौर पर दी गई है। दूसरी परिभाषा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध। अभी तक सिर्फ संगठित अपराध की परिभाषा थी, अर्थात आपको गिरफ्तार करता है या आपके साथ में कोई दंगा फसाद करता है, 2-3 लोग मिलकर करते हैं, तो उसको संगठित अपराध कहा जाएगा और जी उसके लिए एक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। दूसरा, जी इसमें जो ठीक है, अभी आपसे बाद में पूछ लेते हैं। अब 1 मिनट रुक जाएं आप। कल्याण जी, अभी तक जो इन्होंने बताया है ब्रजेश जी ने, इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। जी कल्याण जी, पूछिए आप। मैं यही जानना चाह रहा था कि अभी जो नया कानून जो इन्होंने किया है, राजद्रोह से देशद्रोह में जो कन्वर्ट किया है, किसी की धाराएं चेंज करी है, कानून वही है, धाराएं वही है, उसमें कुछ धाराएं जोड़ी है, मगर ये जो राजद्रोह से देशद्रोह में जो जोड़ी है, इसमें क्या आप गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई आंदोलन कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई गलत काम के लिए विरोध कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और अगर विरोध करते हैं तो क्या इसमें धाराएं लगेगी क्या? तो जानना चाहता था कि ये जो राजद्रोह वाला कानून देशद्रोह में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो बेहतर है, क्योंकि ये वो कानून ठीक है कि आपने बाउंडेशन कर दी कि आप इससे फैसला कर सकते हैं, आप उसको फैसले को रोक नहीं सकते ज्यादा दिन, और एक फाउंडेशन कर ऐसे फैसलों का 90 दिन में, 60 दिन में या 120 दिन में फैसला करना है आपको। अब ये जो एक नया नियम जो बनाया है, तो राजद्रोह से देशद्रोह, इसके बारे में थोड़ा सा अगर विस्तार से बताए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके बारे में कंफ्यूज है और ये समझ से परे है, और इसका राजनीतिक लोग गलत उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। इसमें प्रकाश डाले तो अच्छा है। जी सर। जी ब्रजेश जी बताएं। हाँ, देशद्रोह और राजद्रोह दोनों शब्द का पहले थोड़ा सा अंतर में बता देता हूँ सर। देशद्रोह क्या होता है? राजद्रोह अभी तक जो हमारे पास में धारा हुआ करती थी वो राजद्रोह थी। राज का अर्थ है कि जिसकी सरकार है उसके प्रति विद्रोह। जैसा कि मैं आपको बात बताऊँ, आप कांग्रेस के ही हैं, स्वतंत्र भारत में देखा गया है राजद्रोह। राज का अर्थ है जिसकी पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसके विरुद्ध बोल दिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, मर्जी में डाली जाएगी, वो राजद्रोह होता है। देशद्रोह का अर्थ है जो देश के विरुद्ध एकता और अखंडता को जो हानि पहुंचाता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई अगर करते हैं तो वो देशद्रोह होता है। जैसे आपके आतंकवाद, संगठित अपराध, आपकी जो है धारा, तो आपको मैं 147 नंबर से कि देशद्रोह और राजद्रोह की जानकारी मैंने बताया। 121 नंबर धारा हुआ करती थी पहले, अभी 147 से धारा स्टार्ट हो रही है। ये देशद्रोह है। थोड़ा सा अंतर को थोड़ा समझना पड़ेगा। संविधान का आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों आज भी वैसे तो वैसे ही इंटैक्ट हैं। कानून बदला है, संविधान में कोई चेंज नहीं आया है। अर्थात अगर कोई लगता है कि हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक की, और उनको न्याय आज भी जैसे मिल रहा है वैसे ही मिलेगा। जी तो जी किसी के विरुद्ध अगर ये हो, देखो सरकार ने कानून बनाया है, कानून बनाने की पावर सरकार के पास ही होती है, संसद के पास होती है या विधानसभा के पास होती है, इन दोनों के पास ही है, तीसरे के पास पावर नहीं है कानून बनाने की। तो उनका काम है कानून बनाना। अब कानून बना दिया तो ये नहीं सोचना नहीं कि साहब विरोधी विपक्ष के साथ में ये गलत हो जाएगा या विपक्षियों को जेल में डाला जाएगा। आज भी सरकार में है, कभी को वो हिमाचल में तो आज भी विपक्ष में है ना, बंगाल में विपक्ष में, कर्नाटक में विपक्ष में है, अब तमिलनाडु में, केरल में कितने राज्य जहाँ पे बीजेपी नहीं, उनका क्या होगा? कानून बना संशोधन में, लेकिन लागू करने का काम किसका है? राज्य का। तो राज्य कर रहे हैं उसको लागू, तो राज्य गलत कर रहा है तो उसके लिए कोर्ट है। तो ये रखना इस बात को
जब देशद्रोह या फिर इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, तो ये है कि सारे कानून को ही उस पीरियड में सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कुछ बोले सुनने को बोल दें, ठीक है। वो स्थिति देश में आने वाली नहीं है। ये उनके लिए है जो आतंकवाद फैलाते हैं या जो समाज में एक फैलाते हैं। अपराधी का कार्य ही होता है जिसको करना है, फैलाना समाज में आतंकवाद फैलाना, लोगों को डराना, उनके साथ अनुचित कार्य करना, ये अपराध होते हैं और उन अपराधों को रोकना एक का काम है। तो इसलिए कानून बनाया गया है। देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह जो राजद्रोह किसी particular सरकार के हमारे ईगो हर्ट हो गया तो आपको जेल में डाल दिया, वो हो गया राजद्रोह, जैसे अंग्रेज करते थे। ये है देशद्रोह। आपने सरकार की आलोचना की या किसी व्यक्ति की आलोचना की तो उसमें आपको कोई कुछ नहीं करने वाला है। ये आपका पॉलिटिकल राइट है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं। ये आप अगर करते हो तो आपके देखो इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट, कल्चरल राइट, ह्यूमन राइट, ये आपके रहेंगे। ये आपके रहेंगे जब तक हम एक लॉ अबाइडिंग, कानून को मानने वाले, जब तक हम अच्छे नागरिक हैं, एक सभ्य नागरिक हैं, तब तक हमारे इन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। देशद्रोह केवल उनके लिए है जो आतंकवादी हैं, जो अफवाह करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जो आपके समाज में जी फैलाते हैं। अपराध संहिता उनके लिए है, ये दंड का विधान उनके लिए है। देशद्रोह उनके लिए है, देश के विरुद्ध कर सकते हैं। हमारे जी देश में किसी भी देश में जी पाए जी जा सकता है जी एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट, जी जी तो जी उसको रोकने के लिए जी जरूरी है चीजें। जी, ठीक है ओवर टू ठीक यू। है। ब्रह्मदत्त जी, आपको कोई सवाल पूछना है? आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है ब्रह्मदत्त जी, तो ब्रजेश जी से पूछ सकते हैं आप। ब्रह्मदत्त जी 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 जी। पूछिए। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी कल्याण जी कह रहे थे कि शायद हो सकता है अभी विरोधाभास हो, और जैसे अभी आप बता रहे थे कि टीएमसी वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो लगता है इसका अर्थ ये हुआ कि उनको कोई फायदा हो रहा था पहले उस कानून से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या बहुत तो फायदा हो रहा था। इतना फायदा हो हाँ रहा था कि उनको। टीएमसी के सारे नेता खुले गुंडागर्दी कर रहे थे। और उस गुंडा, हाँ बोलिए 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 और बोलिए ब्रजेश विरोध। जी, आप बोलिए। एक जी। छोटा सा और बिल्कुल उसी पॉइंट जी पे बताता हूँ मैं सर, ये विरोध कर रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, इसकी इसी पॉइंट पे बताता हूँ कि जब ये कानून बना था, लागू नहीं बना था, उसी टाइम पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी इन कानूनों की ऊपर, लीगलिटी को लेकर, इन कानूनों की वैधता को लेके याचिकाएं डाली गई थी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अप टू लास्ट जून तक जिन्होंने याचिका डाली है उनकी याचिकाओं का निस्तारण किया है। कि आप जो है पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इनको रोका नहीं है, इन कानूनों को बोलते हैं कि देशद्रोही हैं तो रहेंगे। हाँ, किसी को यदि व्यक्तिगत कोई दिक्कत होती है, किसी के साथ में गलत होता है, तो आप कोर्ट में कभी भी आ सकते हैं। और ऐसा तो सर पहले भी करेक्ट, हो रहा था, ऐसा तो सर बिल्कुल पहले भी हो बिल्कुल। रहा था। आप जितने देखो सर, ईडी गिरफ्तार करती है तो क्या हम कोर्ट में नहीं जाते? 2005 में बना था, किसकी सरकार थी? प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 का है, आपका ये पीएमएलए कानून 2005 का है। ईडी को जो पावर दी गई 2005 वाले कानून से है ना ये। जी 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 अगर कोई जी कह दे इस बात को कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देख रहे हैं इस चीज को, और आज ये ईडी जी कितना हाईलाइटेड है। तो अगर कोई चीज लगता है तो आप आइए। जी, ओवर टू। जी ब्रह्मदत्त जी पूछे, आप पूछे ब्रह्मदत्त जी पूछे। जी जी। तो जी जी, क्योंकि कहने का मतलब है कोई संशय जब होता है तब व्यक्ति पूछता है, और संशय कहीं पर रह जाए तो इसलिए पूछना भी होता है। कहने का मतलब जी नहीं, जी आप तो पूछे ना। पिछला ही हाँ जी जी, पिछला तात्पर्य जानना ये चाहते हैं कि जो पिछले कानून थे उसमें क्या लचीलापन था, और आपके कानूनों में क्या मजबूती आई है, ये थोड़ा जी सा जी विस्तार से बताएं। जी 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 बताएं आप। जी, बिल्कुल बताता हूँ। कहाँ त्रुटि थी? माननीय माननीय सुधीर साहब के साथ में एक व्यक्तिगत हमारा जो चर्चा हुई थी, वार्तालाप हुआ था, इस संबंध में एक टॉपिक था, उसका नाम था तारीख पर तारीख। और इसका अर्थ ये है कि अभी तक जो हमारे कानून चल रहे थे, तो
लेकिन जो अपराधी है वो चाहता है कि साहब केस लंबा चले, लेकिन जो पीड़ित है वो चाहता है कि फैसला जल्दी से जल्दी हो। और इसके कारण क्या है कि केस लंबे खींचे तो कोई तय समय सीमा भी नहीं है हमारे पास में इस कानून में। अभी जो नागरिक संहिता है, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, इसमें एक तय समय सीमा दी गई है कि 2 महीने के अंदर-अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी होगी। उसके बाद में 1 महीने के अंदर-अंदर आपको ट्रायल स्टार्ट करना होगा। जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा, उसके बाद में 1 सप्ताह के अंदर-अंदर आपको जजमेंट की प्रति, ऑर्डर की जो प्रति है, वो पीड़ित को देनी होगी, 1 सप्ताह के अंदर। इसने टाइमिंग थोड़ा फिक्स कर दिया है। दूसरा, इसने क्या कर दिया है कि स्वामी जी, अभी तक हमारे पास जो कानून था, साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का चल रहा था, और अभी जो बनाया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारा जो आज से लागू हुआ है, इसमें एक अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये आया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसको कानूनी मान्यता दी गई है। अर्थात आप एफआईआर एसएमएस के माध्यम से भी करवा सकते हैं, आप एक वॉइस की रिकॉर्डिंग करके भी करवा सकते हो एफआईआर, आप एक ईमेल भेज के भी करवा सकते हो, आप एक व्हाट्सएप मैसेज करके भी करवा सकते हो एफआईआर। तो एफआईआर का मतलब है आप एफआईआर करवा सकते हो। हालांकि 3 दिन के अंदर आपको थाने में जाना और वहां पे लिखवाना होता है। और दूसरा, यदि थाना नहीं करता है आपकी एफआईआर, तो आपके पास में अभी तक विकल्प जो था ये कोर्ट में जाने का था। अभी क्या कर दिया है कि थाने को एफआईआर लिखनी ही है, उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ रही है, तो थाने को। दूसरा, आपके पास में एक सुविधा ये हो गई है, जीरो एफआईआर। आप कहीं से भी एफआईआर करोगे, आपकी जीरो एफआईआर वो बोलते हैं कि आप जिस थाने के क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप उस थाने में जा रहे हो और आप एफआईआर करवा रहे हो, तो वो थाना आपकी एफआईआर को लिखने से मना नहीं कर सकता। थाना लिखेगा, आपकी एफआईआर को फिर आपके थाने में पहुंचा दिया जाएगा, करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन ये स्टार्ट होगा। ये जीरो जी। एफआईआर बोलते हैं। तो नए कानून में लचीलापन कठोर बनाया है। पुराने कानून में मॉब लिंचिंग नहीं थी, मॉब लिंचिंग जो हो रही थी वो नहीं थी, उसकी कोई परिभाषा नहीं थी। धारा 101, धारा 2, इसमें मॉब लिंचिंग को बताया गया है। एक आपका सेक्शन 111, इसमें संगठित अपराध बताया गया है। आपका आतंकवाद को परिभाषित किया गया, कानून में आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी। और पुराने कानून में 11 अपराध ऐसे थे जो गैर जमानती थे, और अभी जो है 15 कानून कर दिए गए थे जो गैर जमानती थे। दूसरा, अभी तक क्या था कि कोई भी छोटा मोटा अपराध कर भी देते थे जिनमें 1 महीने 1.5 महीने की सजा होती थी, तो सजा ही दी जाती थी। लेकिन अभी सरकार ने यह कर दिया कि किसी से गलती हो गई, छोटी मोटी कोई चोरी वो चकारी कर ली, 10-20 हजार रुपए की चोरी कर ली, किसी का अनाज वगैरह को चोरी कर लिया, ठीक है, तो बड़ा क्राइम नहीं, तो उसके जी। लिए एक नई सजा दी गई है और उसको बोलते हैं सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। इसमें एक नई सेवा जोड़ी गई है। तो उसमें क्या है कि कोई भोले भटके लड़के हों, बच्चे हों, तो वो कर देते हैं, तो उनके लिए एक आप कम्युनिटी में जाके सेवा कीजिए, सरपंच के पास में जाके चले जाओ, या फिर आपके नगरीय क्षेत्र में तो पार्षद बता देंगे 2 पेड़ लगा दो, या किसी गार्डन में आप जाके पानी दो पौधों में, या आप किसी पार्क की साफ सफाई कर दो। कम्युनिटी सेवा अभी जो है नए कानून में नई सजा, जो कि एक सजा कम ब्रजेश जी, कम्युनिटी सेवा है। जी, ब्रजेश जी, हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं। 3 मिनट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो 140 करोड़ जनता के दिमाग में घूम रहा होगा। वो मैं आपसे ये क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि क्या जो पीछे आज से पेंडिंग केसेस हैं उन पे भी ये लागू होगा कि नहीं होगा, जो केसेस पीछे हैं? जी, इसके लिए बता देता हूँ कि अगर जिसमें भी 30 जून 2024 तक, 30 जून 2024 तक मतलब तब तक जो भी केस रजिस्ट्रेशन हुए हैं, या जो केस कोर्ट में चल रहे हैं, या जिन पर अपील होनी है आगे, वो पुराने कानून के अनुसार चलेंगे। आज से जो रजिस्ट्रेशन होगा क्रिमिनल क्राइम का, एफआईआर, आज से जो एफआईआर होगी, उन पर ये कानून लागू होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 कानून चलेंगे अभी देश में, 2 कानून चलेंगे। आज से पहले का जब भी कोई नया कानून बनता है और पुराना कानून जब भी निरस्त होता है, केवल कोई नहीं, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ,
हर एक कानून को उठा के देख लीजिए आप, जब भी नया कानून बनता है ना, पुराना मुद्दा होता है, तो उसमें एक धारा ये जोड़ी जाती है कि अगर जी 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 अनुसार मामला पेंडिंग है तो पुराने कानून के अनुसार चलता रहेगा। ठीक है। तो मेरे पास टाइम ही इतना था। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे जी। ब्रजेश जी एडवोकेट साहब का, कि बहुत अच्छा बताया कि क्या कानून है और कौन सी धाराएं शुरू हो रही हैं। तो इसी के साथ हम जय हिंद, जय भारत, जय अपना भारत। ख्याल रखें। जय और नए कानून के बारे में और कुछ पूछना हो तो नीचे हमारे नंबर टिकल कर रहे हैं, उस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हमारे ब्रजेश जी आपको बिल्कुल उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय भारत।